और आज सिमिलरिटी भी देखते हैं। सिमिलरिटी का कुछ ओवरव्यू लेंगे पहले, फिर एक एक करके थ्योरम देखेंगे, फिर जाके क्वेश्चन करेंगे। आज पूरा सिमिलरिटी का ओवरव्यू लेते हैं, कैसे कैसे सिमिलरिटी लगाना और कैसे लिखना। जैसे कल क्या देखे थे, कॉन्ग्रुएंसी, कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसको कैसे लिखेंगे, क्या क्या रिलेशन है वो देखे थे। आज सिमिलरिटी से रिलेटेड वही चीज देखेंगे और कैसे उसको लिखा जाता है, फिर जाके थ्योरम प्रूफ करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन करके चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो हम एक ट्रायंगल देखो, सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए सिमिलरिटी जो पढ़ोगे किस में बताओ तो, सिमिलरिटी पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए। अब सबसे बड़ा बात यह आता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स जानेंगे कैसे। जैसे कॉन्ग्रुएंसी को चेक करने के लिए कुछ रूल्स था हमारे पास, कितना रूल्स था, 4 या 5, 5 कल रूल पढ़े थे। तो उसी तरह से कुछ रूल्स होता है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर है या ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। तो लिखो, दो ट्रायंगल सपोज कर लो, हम दो ट्रायंगल बना रहे हैं, पहले इसको बताओ चेक करके क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। चलो बताओ सोच के कि ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। ट्रायंगल, चलो दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कब बोलते हैं, जब उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। जब उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा तो बोलेंगे दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। उस केस में क्या था, कॉन्ग्रुएंट वाला केस में क्या था कि दोनों साइड इक्वल होना चाहिए था, और इस वाले केस में क्या है तुम्हारा, दोनों साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए। तो कोरस्पॉन्डिंग वर्ड समझा दिए थे कल कि कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है, बताए थे ना, सेम एंगल का अपोजिट साइड्स। तब तो यहाँ पे एंगल वाला केस है नहीं, तो बोले थे ना एस 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 वाला में थोड़ा सा क्या होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए थोड़ा अच्छे से वॉच करना पड़ता है। तो सबसे पहले देख के बताओ कि ये सिमिलर है या सिमिलर नहीं है, ऑब्जर्व कर पाए। किसको किसको लग रहा है, तुम सबको लग रहा है, तुमको लग रहा है नहीं है, जिसको लग रहा है वो कैसे है पहले बताओ। रेशियो सेम कैसे जाने, हाँ तो कैसे कैसे किए तो रेशियो अगर निकालेंगे ना तो कैसे, देखो यहां तक तुम्हारा अंदाज सही है, लग रहा है सही है, लेकिन कैसे ये भी तो बताना पड़ेगा ना। किसका किसके साथ रेशियो ले कि सेम रेशियो आएगा, ये भी तो मैटर करता है ना। तुम बोल तो दिए कि रेशियो होगा, किसका किसके साथ ले ये बताओ। BC बाय EF, चलो इसका बात समझते हैं। BC बाय EF ले लिए, आगे AB बाय
डी ए सी बाय डी एफ ले लिए। चलो अब इसमें क्या करेंगे, चेक करेंगे ना वैल्यू रख के कि सही है रेशियो या नहीं है। तो बताओ बी सी कितना है 6 और ई एफ कितना है, ई एफ है 4 और फिर ए बी कितना है 4.5, डी ई कितना है और ए सी कितना है 7.5 और ये कितना है 5 है ना। तो काटो, ये 2 से कट रहा है, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में। फिर पॉइंट निकाल लो, 15 से 3 टाइम्स में, 15 से 2 टाइम्स में। फिर ये काटो, 25 से 2 बार में, 25 से 3 बार में। तो रेशियो तो सेम आ गया, कोई दिक्कत। अब बताओ होगा कि नहीं होगा, जिसको लग रहा था नहीं होगा। कौन वाला, ए बी, ये वाला 9.5। चश्मा लगेगा तुमको बहुत जल्द। 9 का कोई चांस है नहीं। 9 में कभी भी ऐसे थोड़ा ऐसे नहीं मुड़ेगा रे, मुड़ेगा ना 9 में। ठीक है, अब बताओ कि ये पता कैसे चला, कैसे तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे इसको इजीली, बताओ। कोई आइडिया है कि कैसे लगाएंगे? ये तो ऑब्जर्व ही करना पड़ेगा किसका है। इसमें तुम एक चीज कर सकते हो, हिंट के लिए बता रहे हैं, स्केल फैक्टर का यूज कर सकते हो। क्या बोले, स्केल फैक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए। स्केल फैक्टर क्या है कि वो ऐसा नंबर होगा, समझना बात को, जैसे ये बेस नंबर है, ये 3 को कुछ मान लो, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा, और जो मल्टीप्लाई होगा वो सब में मल्टीप्लाई होना चाहिए। यानी कि स्केल फैक्टर अगर सब में सेम हो जाएगा तो रेशियो सेम हो जाएगा। बात समझ में आया? जैसे सपोज क्या करो, जैसे 6/4 का रेशियो लिए, अगर मान लो 6 को तुमको क्या बनाना है, 4 बनाना है, तो 6 को 4 बनाने के लिए 6 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए, 4 आ जाए। समझे? तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 4/6। 2 2 जा, फिर 2 से 3 टाइम्स, तो x बराबर कितना आ गया 2/3। स्केल फैक्टर को k से दिखाओ, x से ज्यादा अच्छा रहेगा किससे, k से। x से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। k कितना निकल गया 2/। तो अब तुमको ये करना है बस कि सब में 2/3 का मल्टीप्लाई कर दो। सब में क्या कर दो, 2/3 का मल्टीप्लाई। अगर ये तीनों साइड आ गया तो समझ लो सिमिलर है। क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे 6 है ना, 6 का क्या निकाल लो 2/3। 6 का 2/3 कितना हो जाएगा 4 हुआ। देखो आ गया ना, नहीं आया? अब सेम इसका देखो 7.5 है, इसका भी कितना निकाल लोगे 2/3। समझ गए स्केल फैक्टर का फायदा। अब इसको कटाओ, क्या आया 5 आया, दिख रहा है स्केल फैक्टर। अब इसमें क्या है 4.5, 4.5 का भी कितना कर दो 2/3 आ गया। ये एक तरह से स्केल फैक्टर भी यूज कर सकते हो, तो उसमें इजीली दिख जाएगा, और कुछ में थोड़ा तुमको निकाल के कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे कि देखो इसका यूज क्या है, बेनिफिट। एक और एग्जांपल लिखते हैं तब समझ में आएगा। ये बात समझ में आ गया ना कि कैसे चेक करना है। अब जैसे मान लो कि एक लिखे, उसको कैसे लिखेंगे वो आएंगे अभी, ए बी सी, और एक और ट्रायंगल लिए डी ई एफ ले लिए। अब मान लो यहाँ पे लिखे 2 4 6 लिख दिए। बताओ ये होगा या नहीं होगा? फिगर उल्टा पुल्टा बन गया। मान के चलो छोटा बड़ा का साइज में दिक्कत होगा, तो मान लो ना कि है ये 963। बस बताओ, ऑब्जर्व करो कि ये होगा कि नहीं होगा।
डायग्राम को इग्नोर करना है, वैल्यू को सिर्फ देखना है। हाँ? कैसे? ए बी है और यहाँ कितना है डी एफ। डी एफ है ए बी बाय ई एफ। ठीक, ए बी बाई ई एफ बताओ कितना, देख लेते हैं। इसमें बैठाओ ए बी बाई ई एफ में कितना है, ए बी बाई 2F 2/3 नहीं हुआ, और फिर कितना है बी सी कितना है, और बी ई कितना है, डी ई कितना है, ये ना रे। तो देखो यहाँ से भी एक तरह से हिंट तुमको क्या मिला कि जो ऊपर रखे तुम देखो यहाँ 2 का क्या आ रहा है, 2 का मल्टीपल और 3 का 2 से, ये फैक्टर सेम दे रहा है ना, तो रेशियो भी सेम होगा कि नहीं होगा। आया समझ में? इसको ऊपर जब रखोगे, देखो क्या बोले थे कि इसमें कुछ ना कुछ एक ऐसा फैक्टर होगा जो कॉमन होगा तीनों में, वो कॉमन होना चाहिए। अगर वो कॉमन हो जाता है तो फिर आसानी से लिख पाओगे। तो चलो ये बात समझ में आया, तो पहचान तो लोगे। अब बात आता है इसको लिखेंगे कैसे, है ना। चलो बताओ, जैसे मान लो हमको इसको सिमिलर लिखना है तो क्या लिखेंगे, फटाफट बताओ। एबीसी, इसमें बताओ पहला तो ट्रायंगल लिखा जाएगा, एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। क्या क्या लिखा है बताओ। ए बी का देखो रेशियो किसके साथ था, ई एफ के साथ, समझ रहे हो, ए बी का। तो ये तुम मान लो साइड वाला हम बोले थे ध्यान से रखने के लिए, तो ध्यान से अगर ए बी इक्वल टू ई एफ लिखे तो ए बी इक्वल टू एफ ई भी तो पॉसिबिलिटी है, समझना। दो ही केस हो सकता है ना, या तो ई एफ से चलेगा या तो एफ ई से चलेगा। और यहाँ पे जो बचा सी और इधर कौन बचा डी, तो डी तो कॉमन पॉइंट फिक्स हो गया। अब ये दोनों में हमको चूज कर लेना है कि कौन सा सही होगा सिमिलरिटी में। बात समझ में आया, नहीं समझे? अगर हम इधर ए बी लिए तो इधर ई एफ लिए, तो ई एफ के बदला एफ ई भी तो हो सकता है। इस दोनों पॉसिबिलिटी पे चेक करना है। बात समझ में आया? बोले थे ना कि एरर एकदम नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दोगे। अब मिला लो, इसमें कोई ना कोई एगो गलत हो जाएगा। देखो पहला क्या आया, ए बी बाय ई एफ, तो आया इधर से, इसमें भी लिख दो, बताना कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। लिख दिए। अब बताओ ए बी बाई ई एफ, ए बी बाई ई एफ यहाँ तक सही है, ये दोनों में सही है ना ये स्टेप। आगे बढ़ो, बी सी बाय डी, यहां से मिला बी सी बाय, गलत हो गया, पहला वाला गलत हो गया, क्लियर हो गया, मिल गया ये आंसर। आ समझ में कुछ, ये एसएसएस वाला में करना पड़ेगा, तब एरर का चांस कम रहेगा, नहीं तो एक बार में लिखने में तो बहुत दिक्कत होगा, नहीं होगा। चलो इसमें बताओ तो कैसे होगा फटाफट। इसमें क्या लिखेंगे बताओ, ट्रायंगल एबीसी। अब उसके बाद तुम चेक भी कर लो, जो सही हुआ ना उसका मिला लो, यहाँ देख के, फिगर मत देखो, यहाँ देखो। तो क्या हो गया बताओ, ए बी का किसके साथ आएगा, एफ ई के साथ, फिर बी सी का किसके साथ आएगा, ई डी के साथ, और इधर ए सी का किसके साथ आएगा, एफ डी के साथ। आ गया ना सारा। तो इसमें बताओ तो क्या लिखेंगे, तुम बताओ। हाँ क्या लिखेंगे, ए बी सी इज सिमिलर टू, क्या होगा बताओ, डी ई एफ। अगर मान लो तुम पहले जैसे अप्रोच करना वो लिखो, जैसे ए बी है, ए बी किसके बराबर था बताओ, डी के बराबर। ए बी किसके रेशियो में था, डी के रेशियो में ना, तो ए बी के जगह पे क्या लिखोगे, डी लिख दिए, एक ही पकड़ना, लिख दिए। अब इसके बाद कौन छूटा है, एफ छूटा है ना, तो एफ को फिक्स कर दो। सबको नहीं देखना है, सबको देखने में टाइम लग जाएगा ना उतना तुमको। तो ए बी इक्वल टू क्या कर दिए, डी। अब जैसे ही तुम डी लिखे तो तुम सोचोगे कि ई डी भी तो चल सकता है, नहीं चल सकता है, एफ तो फिक्स हो गया अपना जगह, हो गया ना एफ। अब मिला लो एक बार कौन सा है, बी सी बाय ई एफ। तो बताओ ये दोनों में कौन सा सही होगा, चेक करो। पहला वाला बी सी का किसके साथ था, ई एफ के साथ ना, तो बी सी का है पहले के साथ ई एफ,
ना, हो गया, तीन ही पेयर बनेगा। देखो यहाँ का फर्स्ट सेकंड, इधर भी फर्स्ट का 2 गो, फिर लास्ट का 2 गो, इधर भी लास्ट का 2 गो, और इसका फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट होगा। किस में आ गया बताओ? पहले वाला में आ गया ना गया? ये हो गया पहला सही, क्योंकि ए बी बाई ई डी तक तो सही चला, ए बी बाई ई डी तक चला। फिर दूसरा क्या था? बी सी बाई डी एफ है, यहाँ बी सी बाई डी एफ नहीं ना, यहाँ पे बी सी बाई डी एफ होना चाहिए, यहाँ है बी सी बाई ए सी बाई डी एफ। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा सही। लिखो इतना। देखो सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट होता है ना चेक करने में, वो क्या होता है? एसएसएस वाला ही होता है, साइड साइड वाला, और लिखने टाइम भी ज्यादा सावधानी से लिखना पड़ता है। ध्यान से देखो, इस दोनों फिगर को जब ऑब्जर्व करोगे ना अच्छे से, तो एक चीज कॉमन देगा। ध्यान से देखो, कुछ समझाना चाह रहे कॉन्सेप्ट कि अगर इससे एमसीक्यू में आ जाएगा तो क्या इतना टाइम लगाना जरूरी है? क्या कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तब उसमें उतना ज्यादा निकाल के चेक नहीं ना करेंगे, तो उसका जवाब कैसे देंगे? तो टाइम भी तो बचाना है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में लगाओगे। तो उसके लिए दिमाग दे रहे हैं कि इसमें क्या सोचेंगे ताकि पता चल जाएगा, इजीली और आसानी से कर जाएंगे आंसर। तो उसमें यूज करना है स्केल फैक्टर का। और अब एक चीज ध्यान से देखो, जो इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, यहाँ पे देखो डेटा दोनों में सेम है, नंबर के टर्म में देखो तो छोटा वाला ट्रायंगल में 2 6 4, इसमें भी छोटा वाला ट्रायंगल में क्या दिए थे? 2 6 4, और इस वाले बड़ा वाला ट्रायंगल में 8 12 4, यही था, सेम कुछ किए। तुमको यहाँ से हम ये समझाना चाह रहे हैं कि देखो, जब कोई छोटा वाला ट्रायंगल, सिमिलरिटी है क्या? जूमिंग एंड जूम आउट। इसको अगर जूम करोगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, जूम कम करोगे तो ये फिगर आएगा। समझ रहे हो? जूम वाला नेचर है किसका? सिमिलरिटी का। और जूम जब होगा तो क्या होता है कि सब चीज सेम रेशियो में होता है ना, नहीं होता है? सोच के देखो कि हाथ अगर इतना बड़ा है, अगर मेरा फिगर बड़ा करके जूम लोगे या फिर नजदीक कर लोगे, तो कभी ऐसा नहीं ना होता है कि हाथ का रेशियो कम जाए, इधर वाला हाथ ज्यादा आ जाए, सब जगह इक्वल रहता है। तो दैट मीन्स ये परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका? सिमिलरिटी का, जो फोटोग्राफर सब यूज करता है, नहीं करता है? यानी कि अगर कोई भी सर्कल है, उसको अगर जूम करोगे तो बहुत बड़ा होते जा रहा है, तो क्या ऑकवर्ड लगता है दिखने में ज्यादा जूम करने के बाद? क्यों नहीं ऑकवर्ड लगता है? क्योंकि वो सेम रेशियो में इंक्रीज और सेम रेशियो में डिक्रीज होता है, उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड। क्या बोले? कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में या तो वो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। बताए थे ना, जैसे रामायण वाला एग्जाम्पल, हनुमान जी जैसे बढ़ते हैं, तो अभी जैसे नॉर्मल साइज है तो हैंड का कुछ साइज होगा, और जब कुछ लेंथ हो गया तो फिर बड़ा होगा। तो उसी रेशियो में, जैसे इतना ही जितना बढ़ा, उतने इधर का भी रेशियो इंक्रीज हुआ होगा, जितना इसमें इंक्रीजमेंट हुआ होगा इधर इस हाथ में भी उतना ही इंक्रीजमेंट हुआ होगा, तब रेशियो सेम हो गया। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करो कि अगर छोटा से बड़ा हो रहा है तो दैट मीन्स जो स्केल फैक्टर बताए थे ना, स्केल फैक्टर क्या बताए थे कि एक का पकड़ लो, एक स्केल फैक्टर, और फिर सेम से करके देखो सब में होता है कि नहीं। अगर हो गया तो वो सिमिलर है, अदरवाइज नहीं है। तो इस वाले केस में जो स्केल फैक्टर होगा वो कैसा होगा? होल नंबर में होगा या फ्रैक्शनल होगा? फ्रैक्शनल कब होगा? जब कोई चीज बड़ा से छोटा है, जब कोई चीज बड़ा से छोटा होगा तब 1/2 1/3 ऐसे करके कुछ ना कुछ फ्रैक्शन होगा, यानी कि 0 से 1 से कम होगा ना। देखो अगर बड़ा हो रहा है तो डेफिनेटली है ना कि इससे बड़ा है, यानी कि 1 से ज्यादा है इसका साइज। तो कोई भी नंबर 1 से ज्यादा कब होता है? कोई भी नंबर 1 से ज्यादा कब होता है? देखो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कंसेप्ट है, हम क्या समझा रहे हैं कि अगर मान लो कि लिखे हम 4/2 ऐसे करके लिखे, इसमें बताओ कौन बड़ा है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर बड़ा है। तो ये जो ओवरऑल रिजल्ट है ना, ये 1 से क्या है? बड़ा है। बात समझ में आया कुछ हम क्या बोलना चाह रहे हैं? 4/2 हो गया ना, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर क्या है? 1 से। और अगर हम इसी का एग्जांपल ऐसे लिखते 2/4, तो आप बताओ न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर जब बड़ा हो गया तो ये जो ओवरऑल फ्रैक्शन है ना, 1 से क्या आ जाएगा? तो इस वाले केस में हो जाएगा 1 बड़ा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। बात समझ में आया कुछ? नहीं आया समझ में? तो जहां पे न्यूमरेटर बड़ा होता है तो वो ओवरऑल फ्रैक्शन भी 1 से बड़ा होता है, और जहां पे डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो ओवरऑल फ्रैक्शन क्या होता है? 1 से छोटा, पता है ना। तो सेम केस में अगर ये छोटा फिगर है तो ये बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या? स्केल फैक्टर जो होगा वो क्या होगा? 1 से बड़ा या 1 से छोटा? हर एक साइड का रेशियो बढ़ रहा है ना, तो 1 से बड़ा होगा स्केल फैक्टर। 1 से क्या होगा?
यानी 1 2 3 4 होगा तभी ना होगा। और अगर मान लो ये बड़ा फिगर है और बड़ा से छोटा हो रहा है फिगर, तो उसका जो स्केल फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा। नहीं है समझ में? रिजल्ट जो हो रहा है 1 से क्या होगा, छोटा। अब कैसे समझो, जैसे मान लो कि 2 है, कोई साइड पकड़ लिए 2, तो 2 का डबल कितना होता है, 4। देखो फिर 4 पकड़ो, 4 का डबल कितना होता है, 8। फिर पकड़े 6 का डबल क्या होता है, 12। मिल गया ना। सब में 2 का फैक्टर है कि नहीं है? तो जो 2 का फैक्टर है वो बताओ, यहाँ पे कुछ ट्रायंगल है और इसमें किसका मल्टीप्लाई हुआ, 2 का। तो ये बड़ा नंबर है ना, तो क्या कर देगा, फिगर को पूरा बड़ा कर दिया, पूरा फिगर को क्या कर दिया। अब जिसका उल्टा देखना, अब जो ये बड़ा साइज था 8, बड़ा था ना, ये छोटा हुआ है, इसका मतलब है कि इसका क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। तो अब की बार जो स्केल फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 से छोटा। 1 से छोटा होगा ना। तो देखो 8 कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कि आधा ना हो गया। 8 का क्या हो गया, आधा, यानी कि 8 का 1/2। हाफ का मतलब क्या होता है, 1/2 का मल्टीपल। और ये स्केल फैक्टर है। और क्या ये स्केल फैक्टर 1 से कम है, नहीं। और यहाँ पे 8 का क्या होता है, डबल। तो क्या ये 1 से ज्यादा है ना। तो 1 से जब ज्यादा होगा तो स्केल फैक्टर जब ज्यादा होगा तो इसका मतलब फिगर क्या होगा, बड़ा होगा। और जब स्केल फैक्टर 1 से छोटा होगा तो फिगर क्या होगा। बात समझ में आया? यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन निकल जाएगा, बहुत इजीली रहता है डेटा दिया हुआ। एग्जाम में जब क्वेश्चन अप्लाई करोगे ना इस मेथड से, फर्स्ट देख लो कोई किसी का साइड है। अब देख लो कि अगर एक डबल हो रहा है तो सबका सब कोरस्पॉन्डिंग साइड भी डबल होना चाहिए। अगर एक का कोई हाफ हो रहा है तो सबका हाफ होना चाहिए। अगर कोई हाफ नहीं हुआ, नहीं मिला, वो नहीं है। बात समझ में आया कुछ? तो एक तो आराम से पकड़ लिए, जैसे 2 का देखे 4, तो 4 2 का क्या है, डबल है रेशियो। इसका मतलब कि सबका डबल अवेलेबल होना चाहिए। तो 4 का डबल कितना है, 8। वो ये जरूरी नहीं कि यहाँ का यहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा, लेकिन 2 का स्केल फैक्टर में आएगा ही आएगा। जैसे 8 का हाफ कितना हुआ, 4। तो इसका हाफ भी 2, तो 2 कहीं ना कहीं होगा, देखो दिख रहा है ना। अब इसका हाफ कितना होता है, 6 भी है ना। मतलब समझ में आया ना लॉजिक क्या है, सिंपल। ये लॉजिक अप्लाई करोगे तो सिमिलरिटी लगाने में आसानी हो जाएगा, किसमें, खास करके एसएसएस में। बात समझ में आया? तो अगर अब हमको जब पता चल गया, क्या पता चल गया बताओ, कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तब इसको चेक करने की जरूरत है, क्या कि सबका स्केल फैक्टर सेम आ गया ना। ये 2 वाला का रिलेशन देखो तो किसके साथ आ गया, E4 के साथ। E4 का किसके साथ, 8 के साथ। और ये 6 का 12 के साथ आ गया। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो इसमें ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं। तो क्या लिखेंगे बताओ, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, लिख दिए। अब बताओ ये जो AB था 2, इसका स्केल फैक्टर किसके साथ मिल रहा था, EF के साथ मिल रहा था ना। तो हमको क्या करना है बताओ, कि जो AB है इसके जगह पे क्या रखेंगे, EF रखेंगे या FE रखेंगे। बात समझ में आया? और दोनों में D क्या कर देंगे, फिक्स। क्लियर हो गया? अब मिला लेंगे। अब मिलाएंगे कहां से, फिगर से नहीं, यहां जो सिमिलरिटी लिखे इससे। देखो ये जब तक नहीं लिखे हो तब तक फिगर का हेल्प लो, और जैसे ही ये लिखा जाए तो फिगर को भूल जाओ। बात समझे? अब इसमें लगाओ, अप्लाई करो। AB किसके साथ, EF के साथ। देखो तो AB का EF के साथ, सही है। दूसरा देखो सेकंड लास्ट क्या है, BC का FD के साथ। तो BC का FD के साथ नहीं मिला ना, ED मिल गया। यानी कि ये अगर गलत हुआ तो डेफिनेटली आंख मूंद का सही होगा, कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, तुम चेक भी कर लो। AB बाय FE और फिर BC बाय ED, BC बाय ED आ रहा है ना। और फिर AC बाय FD, तो AC बाय FD आ गया कि नहीं आ गया, ऑटोमेटिक आएगा। आया समझ में? नेक्स्ट देखो इसमें क्या करेंगे फटाफट में, इसमें फिर स्केल फैक्टर ढूंढेंगे। तो 8 का क्या हुआ है बताओ, 8 का हाफ क्या हुआ है, 4। और ये 4 का हाफ कितना हुआ है, 2। इसका ये कोरस्पॉन्डिंग साइड मिल रहा है, और इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, 12 का 6। ये ना कोई दिक्कत? अब जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ये लिख देंगे। तो एक साइड पकड़ो, जो रूल बता रहे हैं वही अप्लाई करना, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा ना तो फिर रूल लगाना दिक्कत हो जाता है बच्चों। AB लगाए, इधर का देखो AB का कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, PR। बस इतने देखना है, इसके बाद फिगर देखने नहीं है, क्योंकि बाकी काम तो कर लिए हैं। तो अब क्या हुआ, AB का PR, तो AB के साथ PR भी लिखा सकता है और RP भी चल सकता है ना। अब बचा कौन बताओ, फिक्स।
क्यू, तो क्यू का पोजीशन फिक्स हो गया। अब चेक करना है कि कौन सा सिमिलरिटी होगा, दोनों तो सही नहीं हो सकता, इतना बात समझ लो, कोई भी केस में कभी दोनों नहीं सही होगा। अब चेक करो, ए बी का पी आर के साथ, ए बी का, उसके बाद बी सी का किसके साथ, आर क्यू के साथ, तो बी सी का आर क्यू मिला, नहीं मिला, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। समझ में आया? देखो इसमें सही है ना, बी सी का पी क्यू के साथ है ना, और फिर ए सी का आर क्यू के साथ, मिल गया। चलो ये हो गया हमारा कंप्लीट। देखो दो ट्रायंगल्स, अगर एस 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 का मतलब क्या था कि कोरस्पॉन्डिंग साइड का सेम रेशियो अगर हो जाता है तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, जो कि किए दोनों ट्रायंगल का क्या था, साइड का कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखे थे। पहला वाला जो अभी की एस एस एस, उसमें क्या था कि दो ट्रायंगल था, उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम कर दिए, और अगर हो गया तो लिख पाए ना कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे कि दूसरा प्रॉब्लम दिए दूसरे तरह से, इस बार एंगल दे दिए और ये पूछ रहे हैं कि तुमको ये बताओ कि सिमिलर है या नहीं है। इसके लिए क्या लॉजिक लगाएंगे, इसमें भी सेम लॉजिक है। क्या, उसमें था साइड का रेशियो सेम, और इसमें अगर सिर्फ एंगल अगर सेम हो जाता है, कोई दो ट्रायंगल है और उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है, तो दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर बोल सकते। बात समझ में आया? तो अब बताओ क्या किसमें एंगल सेम है, सब सेम है, 60 80 40, 60 40 80, तीन, यही तीन है ना, इसमें कोई दिक्कत हुआ? तो अगर दो ट्रायंगल, अब तो इसमें आसान है लिखना, तो बहुत आसान है। सिमिलर क्यों करते हैं, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर क्यों करते हैं, क्योंकि हमको सिमिलरिटी वाला रूल लगाना है, और उसके लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, सिमिलरिटी। तो कैसे लिखेंगे इसमें बताओ, ये तो बहुत आसानी से लिख दोगे, मेन तो एजेंडा था सिमिलर लिखना ना, ऐसे एस वाला में तो थोड़ा डिफिकल्ट था, लॉजिक निकालना पड़ता था, इसमें बहुत इजी है। तो क्या करेंगे, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, हो गया। अब पहले पकड़ो, ए है एंगल, ए का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा होगा बताओ, ए मतलब कितना 60, इधर 60 वाला कौन सा है बताओ, ए के जगह पे क्यू लिख दिए, और बताओ बी के जगह पे कितना है, बी के जगह पे पी, और सी के जगह पे कितना है आर, हो गया ना ट्रायंगल सिमिलर। तो ट्रायंगल लिखने में इसमें कोई दिक्कत हुआ है, इसका मतलब हुआ कि एंगल वाला को सिमिलरिटी में लिखना बहुत आसान है। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, इसका मतलब हुआ कि इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा। बात समझ में आया? कोरस्पॉन्डिंग साइड नहीं, इक्वल नहीं, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। बात समझ में आया? तो इसमें क्या लिख सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बताओ, ए बी बाय क्यू पी, और इक्वल टू कितना, बी सी बाय पी आर, और इधर कितना हो जाएगा, ए सी बाय क्यू आर। होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत? अगर सेम यही चीज अप्लाई करें एनालॉजी उसमें फर्स्ट वाला में, तो उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम था, तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होता उसमें, होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आया? अभी कर देंगे उसमें, जब लास्ट में रिकॉल करेंगे ना तो सब में डिफरेंस समझा देंगे क्या होता है। इसमें कोई दिक्कत हुआ तो तीनों ट्रायंगल, कोई भी दो ट्रायंगल है उसके अंदर तीन एंगल दिया हुआ है, तो आराम से देख के पता कर पाओगे, और तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत है? अगर तीनों एंगल दिया हुआ था तो बाय किससे लिखेंगे बताओ, बाय ए सिमिलरिटी, है कि नहीं है। अब हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज लाते हैं, ठीक है। अब देखना क्या चेंज लाए। अब बता दिए कि कोई दो ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें कोई दो एंगल इक्वल है, तो क्या अब भी इसको सिमिलर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोलो क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होना है, 180, और दो को तो दिया हुआ है ना इक्वल, तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल ही होगा, नहीं होगा। उसको अगर प्रूफ भी करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें क्या लिखते बताओ, 60 प्लस 80 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, और इसमें क्या लिखते एंगल ये 80 प्लस 60 प्लस एंगल आर इक्वल टू कितना 180, तो एंगल आर बराबर कितना होता है 180 माइनस 140, तो एंगल आर बराबर कितना 40 डिग्री, होगा या नहीं होगा। और इसमें भी क्या हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू 180 और ये 140 माइनस 140, तो एंगल सी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है, हो गया आराम से। तो इसका मतलब है कि अगर कोई दो ट्रायंगल, यानी कि सेम, इसी से हम ये डिड्यूस भी कर सकते हैं
कि अगर ए सिमिलरिटी तीनों को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, किसका यूज करके, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया को यूज करके। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तीन को बराबर करने का कोई जरूरत नहीं है। लिखो है रेशियो ऑफ क्या लिख देंगे तब बताओ इसमें? ये अगर सिमिलरिटी हो जाता है तो क्या होता है? रेशियो ऑफ corresponding sides will be equal। होगा कि नहीं होगा? रेशियो ऑफ corresponding sides क्या हो जाएगा? इक्वल। तो दो में तो कोई दिक्कत हुआ, एसएसएस सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी समझ में आ गया, और ये वाला और ये वाला कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो कि साइड का रेशियो सेम है तो उसका corresponding एंगल सेम होगा, और अगर किसी दो ट्रायंगल का एंगल सब सेम है आपस में तो उसका साइड का रेशियो भी सेम होगा। तो ये दो रिजल्ट आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत